हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम कवर कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की फोर्थ वीडियो। अगर आपने इसकी पिछली तीनों वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके चेक कर सकते हैं। अब देखिए, आज हम कवर कर रहे हैं फ्री कंसेंट सेक्शन 14। इसमें आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला है कोर्जन, फिर है अनड्यू इन्फ्लुएंस और लास्ट में फ्रॉड। और देखिए, बाकी 2 टॉपिक मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, इसको अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी की तरफ से सुपर स्पेशल क्लास। अनअकैडमी लेकर आया है रिवाइसथॉन, जो कि एमएच सेट दिसंबर 2020 से रिलेटेड, यानी महाराष्ट्र सेट से रिलेटेड है। तो अगर आप में से कोई एस्पिरेंट लर्नर जो कि महाराष्ट्र सेट का एग्जाम दे रहा है दिसंबर 20 में और अपने कोर्स का कंप्लीट रिवीजन करना चाहता है, फ्री लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो 15 डेज में आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। अल्टीमेट रिवीजन सीरीज अनअकैडमी की तरफ से आपको प्रोवाइड की जा रही है, जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर आपको मोर देन 150 आवर्स की फ्री लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। आप देख सकते हैं आशिमा नेगी, नवदीप कौर, अभिषेक झा, एनी महिंद्रू, अंकित राजवीर, इसी तरीके से जो टॉप मेंटर हैं, एजुकेटर हैं, आपके जो भी फेवरेट टीचर हैं, आपको गाइड करेंगे। बेस्ट प्रैक्टिसिंग स्ट्रेटजीज आपको बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जो भी एग्जाम से रिलेटेड है वो कवर करवाएंगे। तो ये 150 और से ज़्यादा की लाइव क्लासेस हैं। याद रखना कि 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी स्पेशल क्लास आप चूज़ कर सकते हैं, अपना रिमाइंडर सेट कीजिए और एमएच सेट क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। मैंने क्या कहा, याद रखिए 1 दिसंबर से है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए, अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि है फ्री कंसेंट से रिलेटेड। अब देखिए, फ्री कंसेंट में सबसे पहले आपको कंसेंट का मतलब पता होना चाहिए। फ्री कंसेंट के लिए सेक्शन 14 है, लेकिन कंसेंट के लिए सेक्शन 13। कंसेंट मतलब हिंदी में क्या होता है, सहमति। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक पर्सन जिस सेंस में दूसरे पर्सन को कोई बात कह रहा है, तो दूसरा पर्सन उसी सेंस में समझ रहा है, ठीक है, और अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो वो कंसेंट दे रहा है, सहमति दे रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है एग्रीइंग अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस। अब ये तो आपने पिछले वीडियोस में भी बहुत सारे एग्जांपल में कवर किए, जिसमें आपको बताया कि मैंने बार बार ये बताया कि ए अपनी कार बी को बेचना चाहता है, ठीक है, कितने में, 2 लाख में, और बी खरीदने के लिए तैयार हो गया। तो बी ने एक तरीके से सहमति दे दी और ए ने जिस हिसाब से बोला कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ 2 लाख में, और बी समझ गया, बी भी उसी सेंस में समझा। तो देखिए, यहाँ पे यही बोल रहा है एग्रीइंग अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस। अब देखिए, यहाँ पे बोल रहा है पार्टीज मस्ट अंडरस्टैंड सब्जेक्ट मैटर इन सेम सेंस। अब देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने कार का एग्जांपल या हाउस का एग्जांपल दिया, जो भी आपको, इसको अगर मैं चेंज कर दूं, जैसे आपको बताया कि ए के पास 2 कारें हैं, ठीक है, एक कार है मान के चलिए नैनो और एक है i20, ठीक। तो ए ने बी को बोला कि मैं अपनी कार आपको 50,000 में बेचना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ इसको। ए ने बी को बोला कि मैं आपको अपनी कार 50,000 में बेचना चाहता हूँ। तो बी को लगा कि वो i20 बोल रहा है, जबकि ए अपनी नैनो बेचना चाहता था। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल दिया, पार्टी मस्ट अंडरस्टैंड सब्जेक्ट मैटर इन सेम सेंस। तो यहाँ पे सेम सेंस नहीं आ रहा, याद रखना, नहीं आ रहा ना, क्योंकि ए तो अपनी नैनो बेचना चाहता है, जबकि बी को लगा कि ए अपनी क्या कर रहा है, i20 बेच रहा है, सस्ते में बेच रहा है, ले लेते हैं, जबकि ए तो अपनी टाटा नैनो बेचना चाहता था। तो यहाँ पे सेम सेंस में उन्होंने सब्जेक्ट मैटर को नहीं समझा, तो उस केस में कंसेंट हुई ही नहीं, ठीक है। ये बोल रहा है देयर शुड बी कंसेंसस एट ईडम। इसका मतलब माइंड्स को मीट करना चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड। सेम सेंस में दोनों का माइंड चलना चाहिए कि ए ने बी को बोला और बी समझ गया। जैसा आपको मैंने एग्जांपल में बताया था पहले की वीडियोस में कि ए बी को ऑयल बेचने के लिए तैयार हो गया। अब उसमें कौन सा, तिल का तेल भी आता है, सोयाबीन का तेल भी आता है, मूंगफली का तेल भी आता है, ऐसे अलग अलग आते हैं, तो कौन सा हो गया, तो ये समझ में ही नहीं आया। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि जनरली एग्रीमेंट का पार्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि एक तरीके से वो कंसेंट हुई नहीं। जब कंसेंट होगी तभी तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट आएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये कंसेंट से रिलेटेड पार्ट है। अब देखिए, कंसेंट फ्री कब होती है, जब उसमें ये पार्ट नहीं हो, डराना धमकाना नहीं हो, अनुचित प्रभाव नहीं हो, कपट नहीं हो, छल कपट धोखा नहीं हो, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हो, मिस्टेक नहीं हो, जो कि हम डिटेल में कवर करेंगे। तो बोल रहा है कंसेंट इज फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। नहीं तो क्या होता है कि अगर ये इनके थ्रू हुई, तो जो पर्सन जिसको एक तरीके से अफेक्ट हुआ है, जिसको नुकसान हुआ है, तो वो उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल हो जाती है। अब देखिए, और भी ऑप्शन आते हैं, जैसे मिस्टेक में वॉइडेबल नहीं होती, लेकिन बाकी सारे पार्ट में आप देखते हो कि वो पर्सन के ऑप्शन पे वॉइडेबल होती है, जो कि आपने अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, या अगर आपने सीए फाउंडेशन किया है, सीएस किया है, तो उसमें कवर किया ही होगा। अब मैं तो नेट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो मैं आपको शॉर्ट में ही कवर करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, अब कोर्जन का पार्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कोर्जन में, सेक्शन 15
कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि कोर्जन मतलब होता है डराना धमकाना, धमकी देना एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं। तो बोल रहा है कि जानबूझ के आप क्या कर रहे हो, ऐसा काम कर रहे हो, या एक तरीके से क्या कर रहे हो, थ्रेटन टू कमिट, सामने वाले को धमकी दे रहे हो कि मैं ये चीज़ कर दूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं आपको मार दूंगा। तो एक तरीके से ये पार्ट जो है वो इंडियन पीनल कोड में मना किया गया है, फॉरबिडन है। इंडियन पीनल कोड भारतीय आचार संहिता में मना किया गया है, और वही काम आप कर रहे हो तो जनरली एक तरीके से वो धमकी देना कहलाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में आप बोल सकते हो जैसे, तो देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में बोल रहा हूँ कि ए और बी है, बी का एक हाउस है जिसको मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में बोल देता हूँ कि 50 लाख का है, ठीक है। अब ए को बी का हाउस पसंद आ गया, ए ने बी को बोला कि मैं आपका हाउस 30 लाख में खरीदने के लिए तैयार हूँ, बी ने मना कर दिया, तो जनरली ये कंसेंट हुई नहीं। लेकिन देखिए फिर ए ने क्या कर दिया, गन पॉइंट पे यानी उसकी कनपट्टी पर, बी की कनपट्टी पर गन रख दी और बोल दिया कि नहीं मैं तो 30 लाख में ही लूँगा। तो बी डर गया, तो बी को डर लग गया, बी ने उस हिसाब से एग्रीमेंट में साइन कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट ये कर लिया, तो ए के पास वो प्रॉपर्टी आ गई। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बी के ऑप्शन पे वो वाइडेबल है, बी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है, या चाहे तो एक तरीके से उस ऑप्शन को यानी उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड ठहरा सकता है। तो वो किसके ऑप्शन पे, बी के ऑप्शन पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए ने उसको डराया धमकाया, किसको, बी को, उसके एक तरीके से क्या कर दिया था, कान पे गन रख दी थी, गन पॉइंट पे उससे एग्रीमेंट करवा दिया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो बी के ऑप्शन पर वॉइडेबल है। पर देखिए याद रखना कि बी ने जो 30 लाख लिए थे वो भी वापस से बी को लौटाने पड़ेंगे, यानी जो भी बेनिफिट है वो रीस्टोर करने पड़ेंगे, वापस से ए को देने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको होता है कि बी के पास हाउस आ जाएगा, अगर बी देखिए क्या करता है, कोर्ट में केस कर देता है और बोलता है मुझे तो डरा धमका के मेरे क्या है गन पॉइंट पे मुझसे एग्रीमेंट करवाया था। तो कोर्ट एक तरीके से मान जाता है, कोर्ट को पता है, तो कोर्ट बी को वापस से हाउस दे देगा, और बी ने जो 30 लाख लिए हैं ए से, तो बी को वापस से वो बेनिफिट ए को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। इसी तरीके से कई जने क्या बोलते हैं कि मैं सुसाइड कर दूंगा, तो एक तरीके से सुसाइड का वो डर दिखाते हैं। आपको पता है कि देखिए जिस पर्सन ने सुसाइड कर लिया, डेथ हो गई, वो तो पर्सन चले गया, उस पर क्या केस होगा, उस पर तो कुछ केस ही नहीं हो सकता क्योंकि वो तो डेथ हो गई उसकी, वो मर गया। लेकिन जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, ठीक है, लेकिन उसकी डेथ नहीं हुई, तो उसके ऊपर सजा का प्रावधान होता है। वो किस में होता है, इंडियन पीनल कोड में उसके ऊपर सजा का प्रावधान होता है। तो एक तरीके से जिसने थ्रेट टू कमिट सुसाइड बोला कि वो उसने डराया धमकाया कि मैं आत्महत्या करने वाला हूँ, तो उस केस में हम बोलेंगे तब भी कोर्जन का पार्ट आता है। तो ये जनरली क्या एक केस था, उसके अकॉर्डिंग ये सारे के सारे प्रोविजन आए हैं। फिर अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, वही सामने वाले की प्रॉपर्टी को जानबूझ के डरा धमका के आप क्या कर रहे हो, डिटेन, अपनी हिरासत में लेने की कर रहे हो, अपने अंडर में लेने की कर रहे हो। जैसे मान के चलिए कि मेरे पास एक एजेंसी थी किसी कंपनी की, उस एजेंसी ने मुझे क्या कर रखी थी, मशीनरीज दे रखी थी, या बोल सकते हैं कि व्हीकल दे रखा था, ठीक। अब मुझे लग गया कि जिस एजेंसी, मान के चलिए कि ए लिमिटेड, एक उसने मुझे जिसने एजेंसी दी थी वो ए लिमिटेड थी। अब मुझे पता चल गया कि ए लिमिटेड मेरी एजेंसी छीनने वाली है, तो मैंने क्या कर दिया कि उसकी मशीनरी व्हीकल वो अपने पास जब्त कर दी और उसको धमकी दी कि मैं आपकी मशीनरी व्हीकल आपको नहीं दूंगा, आप मेरे साथ एग्रीमेंट वापस से कीजिए। तो मैंने धमकी दे दी एक तरीके से, तो मैंने अनलॉफुली डिटेन कर दिया या जानबूझ के उसकी प्रॉपर्टी को अपने हिरासत में ले लिया। ये हो गया फोर्सिंग समवन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट बाय यूज ऑफ थ्रेट और फोर्स। वही देखिए अभी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे फोर्स कर रहे हैं, वैसे ही मान के चलिए कि एक हस्बैंड क्या कर रहा है, वाइफ को फोर्स कर रहा है कि जो है ना रिलीज डीड है या प्रॉपर्टी की डीड है जो कि वाइफ के नाम पे है, मेरे नाम पे कर दो, नहीं तो मैं क्या कर दूंगा, आपकी जान ले लूँगा, ठीक है, या बेटे को मार दूंगा। ऐसे होता है जनरली, आपने देखा होगा कि रियल लाइफ में भी केस होते हैं, तो वो सारा पार्ट कोर्जन का ही कहलाता है। तो यहाँ पे नोट में क्या बोल दिया, थ्रेट टू कमिट सुसाइड और टू फाइल ए सूट ऑन फॉल्स चार्ज अमाउंट टू कोर्जन। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, दूसरे पे फॉल्स चार्ज लगा रहे हो, गलत आरोप लगा रहे हो कि मैं आप पे गलत आरोप लगा के कोर्ट में केस कर दूंगा, पुलिस में एफआईआर कर दूंगा, तो जनरली वो भी धमकी का पार्ट ही होता है। इसी तरीके से आत्महत्या की धमकी देना ये भी क्या होता है, कोर्जन में ही आता है। और यार ना देखिए इफेक्ट में क्या दे रखा है, इट मेक्स कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हुज कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय कोर्जन। जैसे मेरे वाले केस में आपको बताया कि मैंने बताया बी, ठीक है, इस केस में आपको बताया कि ए को एक तरीके से क्या बोल दिया, एजेंसी ने बोल दिया कि मैं आपकी मशीनरी व्हीकल के अपने पास रख लूँगा, दूंगा नहीं, आप एजेंसी मेरे साथ एग्री कर वो कंटिन्यू करते रहिए। तो ए लिमिटेड एक तरीके से एग्रीड पार्टी है, यहाँ पे बी एग्रीड पार्टी है।
तो ये उसके ऑप्शन पर वॉइडेबल है। तो एग्रीड पार्टी का मतलब दुखी पार्टी जिसको नुकसान हुआ है, तो एग्रीड पार्टी हैव राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीड पार्टी के पास का राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे, क्योंकि वो उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल है। वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकती है और वो चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, बट इट विल हैव टू रिस्टोर बेनिफिट। मैंने आपको क्या बताया था कि बी को जो 30 लाख मिले हाउस देने पर, तो बी ने तो क्या है अपनी सहमति फ्री कंसेंट तो नहीं दी थी, लेकिन हाउस तो गलती से देना पड़ गया। अब कोर्ट में केस हुआ, बी के पास हाउस वापस से आ गया। अब बी के पास जो 30 लाख है वो वापस से ए को देने पड़ेंगे। तो बी ने जो भी बेनिफिट उठाया वो भी क्या करना पड़ेगा, सामने वाले को देना पड़ेगा। यानी एग्रीड पार्टी ने जो भी फायदा उठाया वो सामने वाले को देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। फिर देखिए पॉइंट टू बी नोटेड दे रखे हैं, तो इसमें कुछ पॉइंट है और इसके नीचे मैंने एग्जाम्पल जो कवर किया है, जो मैंने आपको समझाया उसी से लिंक है, तो आप चाहे तो ये एग्जाम्पल भी कवर कर सकते हैं। देखिए पॉइंट्स टू बी नोटेड में क्या दे रखा है, तो देखिए पहली लाइन सिंपल बोल रहा है, एक्ट ऑफ कोर्जन मस्ट बी डन विद इंटेंशन ऑफ कोजिंग अदर पार्टी टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको मैंने बताया था जनरली एक तरीके से कि ए बी से क्या करवाना चाहता था, जो हाउस प्रॉपर्टी वो लेना चाहता था, तो ए ने धमकाया और ए ने क्या कर दिया, गन पॉइंट में उससे हाउस ले लिया। तो एक तरीके से सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाहते हैं। एक्ट ऑफ कोर्जन मस्ट बी डन विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग अदर पार्टी टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, कि बी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, जो कि पहले वो तैयार नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया कि फ्री कंसेंट बी की नहीं थी, धमकी दी गई। कोर्जन में प्रोसीड फ्रॉम एनी अदर पर्सन एंड मे बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी पर्सन। तो बोल रहा है कि वो किसी एक पर्सन को धमकी देने से स्टार्ट हो सकता है और वो दूसरे पर्सन के पास जा सकता है अगेंस्ट। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देखिए जैसे ए और बी दोस्त है, ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्सन सी आया जिसको क्या करना था कि ए की प्रॉपर्टी लेनी थी, जो ए को ए एक तरीके से दे नहीं रहा था उसको हाउस प्रॉपर्टी। तो सी ने क्या करा, उसके दोस्त बी को गन पॉइंट पे रख दिया या उसके चाकू लगा दिया गर्दन पे और बोल दिया कि ये जो एग्रीमेंट है, सी ने ए को क्या बोला कि एग्रीमेंट साइन कर दे, नहीं तो मैं तेरे दोस्त को जान से मार दूंगा। ये एग्रीमेंट साइन कर दे वरना तेरे दोस्त को जान से मार दूंगा। तो एक तरीके से ए साइन ही कर देगा, क्योंकि ए को क्या लगेगा कि यार मेरे दोस्त को, या बोल सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ है, तो यहाँ पे सी क्या धमकी दे रहा है कि मैं आपकी वाइफ को मार दूंगा, आप ये एग्रीमेंट कर लीजिए। तो यहाँ पे यही हो गया, कोएर्सन में प्रोसीड फ्रॉम एनी अदर पर्सन एंड मे बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी पर्सन। तो एक तरीके से धमकी तो इसको दी गई है, लेकिन वो डायरेक्टेड किसको हुई है, इस ए को हुई है। ठीक है, मे बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी पर्सन। मेयर थ्रेट टू प्रोसिक्यूट ए मैन और फाइल सूट अगेंस्ट हिम डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट कोएर्जन कंपल्शन ऑफ लॉ। तो ये बोल रहा है कि ये नहीं कि आप किसी आदमी को डरा रहे हो, तो बोल रहा है ये, यहाँ पे जनरली इसका मतलब ये हो गया, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जनरली आपको पता है ना, ऐसा होता है कि दो भाइयों में झगड़ा हो गया और एक दूसरे को बोलते हैं तेरे को तो जेल की सज़ा करवा दूंगा मैं, या दो दोस्तों में हो गया किसी बात, किसी एग्रीमेंट को लेके, तेरे को तो जेल की सज़ा करा दूंगा। तो जनरली वो एक कोर्जन का पार्ट नहीं होता, ये बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सामने वाला बस क्या कर रहा है, गुस्से में बोल रहा है कि तेरे को तो मैं जेल की सज़ा करा दूंगा, तूने मेरे साथ क्या है, धोखा किया है, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो वो जनरली कोर्जन का पार्ट नहीं होता। इसी तरीके से बोल रहा है कि किसी के अगेंस्ट केस फाइल करना, फाइल सूट अगेंस्ट हिम डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट कोर्जन। ठीक है, फिर बोल रहा है चार्जिंग हाई इंटरेस्ट रेट, हाई प्राइस एटसेट्रा इज नॉट कोर्जन एज द सेम इज नॉट प्रोहिबिटेड अंडर आईपीसी। तो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करना, हाई प्राइस चार्ज करना, ये कोर्जन नहीं कहलाता, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि आईपीसी में प्रोहिबिट नहीं किया गया, मना नहीं किया गया। ठीक है, नॉर्मल देखिए वो बैंक वैंक का एग्जांपल भी मैं अनड्यू इन्फ्लुएंस वाले पार्ट में आगे दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये जनरली फ्रॉड या कोर्जन नहीं कहलाता। क्योंकि देखिए अगर आपको क्या है, लोन की नीड है और कोई बैंक आपको क्या कर रहा है, लोन का पार्ट नहीं दे रहा, क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट या कंडीशन वो पूरी नहीं हो रही, लेकिन जिस बैंक ने दिया उसने बोला कि मार्केट में क्या है कि लिक्विडिटी की बहुत ज़्यादा क्या है, शॉर्टेज है और आपको लोन चाहिए, तो बैंक ने बोला कि इंटरेस्ट तो ज़्यादा ही लगेगा क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी की शॉर्टेज है, तो आपसे हाई रेट पे, हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन दिया गया, तो वो कोई गलत नहीं है, वो जनरली कोर्जन के केस में नहीं आएगा। फिर देखिए एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, एक्स थ्रेटन टू किल वाई इफ़ ही डज नॉट सेल इज हाउस फॉर ₹2 लाख टू एक्स। यहाँ पे यही बोल रहा है कि एक्स ने वाई को धमकी दी और वाई का हाउस था जो कि कितने का था, 2 लाख का। ठीक है, वाई सेल्स इज हाउस एंड रिसीव पेमेंट, तो वाई ने उस धमकी में क्या कर दिया, इसको बेच दिया, सेल कर दिया और रिसीव कर लिए, यही बोल रहा है। हेयर्स वाई कंसेंट वॉज ऑब्टेन्ड बाय कोर्जन, तो ये फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगी, ये एक तरीके से कंसेंट में एरर आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे धमकी का पार्ट आ गया। हेंस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वाई, तो वाई चाहे तो इस ऑप्शन को, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। इफ वाई डिसाइड टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट
ही विल हैव टू रिटर्न ₹2 लाख विच ही हैड रिसीव फ्रॉम एक्स। मैंने ये भी बताया था आपको कि जो एग्रीड पार्टी है उसने जितना भी बेनिफिट लिया है 2 लाख का उसको वापस से देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि देखिए वाई के ऑप्शन पे क्या है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइडेबल है, तो वाई कोर्ट में जाएगा और आपको पता है कि वाई कोर्ट में जीत जाएगा, उसको वापस से हाउस मिल जाएगा, लेकिन वाई ने जो 2 लाख का बेनिफिट उठाया है वो वापस से एक्स को देना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको दे रखा है अनड्यू इन्फ्लुएंस का पार्ट, ये कवर कर लेते हैं, सेक्शन 16 का है। तो देखिए इसमें डेफिनेशन में क्या बोल रखा है, तो देखिए अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, हिंदी में इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, प्रभावित करना। अनड्यू मतलब अनुचित, तो यहाँ पे अनुचित प्रभावित कर रहे हैं अपनी पोजीशन के थ्रू, आप क्या कर रहे हो, डोमिनेट कर रहे हो। अब देखिए आपने ऊपर कोर्जन देखा, उसमें क्या डराना धमकाने का पार्ट है, यहाँ पे डराने धमकाने का पार्ट नहीं आ रहा, लेकिन आप इस पोजीशन में हो कि सामने वाले को आप क्या कर सको, डोमिनेट कर सको, सामने वाले की इच्छा को आप डोमिनेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर वन पार्टी इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पार्टी, रिलेशन बिटवीन पार्टी शुड बी नियर वन, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फादर सन का रिलेशनशिप बोल रहा है। देखिए हस्बैंड वाइफ का प्रिज्यूम नहीं किया जाता है, क्योंकि वाइफ भी एक डोमिनेट पोजीशन में होती है, लेकिन एक इसमें आएगा पर्दा नशीन वुमेन, जिसमें जनरली क्या होता है कि ऐसी वुमेन जो पर्दे में रहती है, हम बोल सकते हैं इलिटरेट लेडी, जो जनरली क्या करती है कि बात मानती रहती है, जो भी जैसे सास ने बोला ससुर ने बोला तो वो बात मानेगी, क्योंकि वो क्या है कि समाज के जो भी दायरे है वो उसमें रहकर काम करती है, अंदर ही रहती है, वो एक तरीके से बाहर निकल के नहीं आती, वो पर्दे में ही रहती है। हम ये बोल सकते हैं कि वो अपने में ही रहती है, जैसा उसको बोला गया है तो वो करती है, तो इसका मतलब सामने वाला क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। वैसे ही फादर सन है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो सन है उसको फादर डोमिनेट कर रहा है और उस अकॉर्डिंग एग्रीमेंट करा देता है, तो वो जनरली अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू हो सकता है। तो मैंने यहाँ एग्जांपल कवर किए तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल भी देखो, मास्टर सर्वेंट भी है और भी आगे मैंने कवर किए। तो यहाँ पे यही बोल रहा है यूजेस सुपीरियर पोजीशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज ओवर अदर पार्टी। तो यहाँ पे आपको पता है कि मास्टर के पास सुपीरियर पोजीशन है सर्वेंट से, तो यहाँ पे मास्टर अपनी सुपीरियर पोजीशन को यूज़ कर सकता है और सामने वाले का फ़ायदा उठा सकता है। मस्ट हैव एक्चुअली ऑब्टेन्ड एडवांटेज, एक्चुअली में एडवांटेज ऑब्टेन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए डोमिनेटिंग पोजीशन में क्या दे रखा है, ए पर्सन इज इन पोजीशन टू डोमिनेट विल ऑफ अनदर इफ ही होल्ड्स ए रियल और अपरेंट ऑथोरिटी ओवर द अदर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दे दिया, मास्टर एंड सर्वेंट का। अब इसी तरीके से आपको रियल और अपरेंट ऑथोरिटी में और क्या दिख सकता है, जैसे देखिए डॉक्टर सर्वेंट भी इसमें आ सकता है। तो आपको पता, डॉक्टर सर्वेंट बोल रहा हूँ सॉरी, डॉक्टर पेशेंट भी इसमें आ सकता है। तो डॉक्टर क्या कर सकता है, एक पेशेंट का फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि देखिए पेशेंट को जरूरी नहीं इतनी बीमारी हो, लेकिन डॉक्टर क्या कर सकता है, उसको ये थोड़ा सा डरा के कि आपको ये बीमारी है, उस हिसाब से उसका इलाज कर सकता है और उससे पैसे ले भी सकता है। तो यहाँ पे एक तरीके से वो अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है, अपना अनुचित प्रभाव दिखा सकता है। मास्टर भी सर्वेंट से यानी ओनर भी सर्वेंट से कुछ भी काम करा सकता है। फादर सन ये भी एक तरीके से रियल अपरेंट ऑथोरिटी आ गई। साथ में देखिए फिड्यूशियरी रिलेशन भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक रिलेशनशिप हो जाता है, रिलेशन का पार्ट हो गया, ट्रस्ट का पार्ट हो गया, तो वहाँ पे एक ट्रस्ट का पार्ट है, विश्वास है। तो उस केस में भी हम क्या बोलेंगे कि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है और वहाँ पे भी अफेक्ट हो सकता है और डोमिनेंट पोजीशन आ सकती है। तो यहाँ पे देखिए ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी का पार्ट है। उसी तरीके से अभी जैसे मैंने बताया फादर और सन, उनके बीच में भी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। तो फादर एक तरीके से सन का फ़ायदा उठा सकता है और अपनी डोमिनेंट पोजीशन दिखा सकता है और उसके बेसिस पर कोई एग्रीमेंट कर सकता है जो एक तरीके से सही नहीं है कानून की नज़रों में। यहाँ पे बोल रहा है ही मेक्स ए कॉन्टैक्ट विद ए पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटीज अफेक्टेड, एग्जाम्पल मेडिकल अटेंडेंट एंड पेशेंट। यहाँ पे ये आ गया। फिर इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या बोल दिया, एग्रीमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द वीकर पार्टी। यहाँ पे ये बोल दिया एग्रीमेंट वॉइडेबल किसके ऑप्शन पे है, जो वीकर पार्टी है उसके ऑप्शन पे है। अब देखिए जैसे क्या होगा कि वीकर पार्टी कोर्ट में केस कर देगी, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो कोर्ट है वो क्या करेगा, उस जो भी पर्टिकुलर एग्रीमेंट है उसको सेट असाइड कर देगा, मतलब कैंसिल कर देगा, क्योंकि वीकर पार्टी ने बोला कि जनरली डोमिनेंट पोजीशन के थ्रू सामने वाले ने एग्रीमेंट कराया। अब सामने वाले के ऊपर है, मतलब सामने वाली पार्टी के ऊपर है जो कि डोमिनेंट पोजीशन में थी, उसको साबित करना है कि ये जो एग्रीमेंट है वो सही था या नहीं था। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर पेशेंट बोल रहा है कि मुझसे जानबूझ के बहुत ज़्यादा पैसे लिए गए हैं और मुझे इतनी बीमारी ये भी नहीं थी, तो उस केस में देखिए वीकर पार्टी पेशेंट हुई और डॉक्टर क्या हुआ, डोमिनेंट पोजीशन में हो गया, तो ये प्लेंटिफ हो गया क्योंकि इसने केस कर दिया। ठीक है, अब इस केस में देखिए साबित करने की पोजीशन किसकी आएगी, डॉक्टर की आएगी। डॉक्टर को साबित करना पड़ेगा कि पेशेंट इस बीमारी से ग्रसित था या गंभीर बीमारी थी, तब जाके मैंने इतना इलाज किया गया, उसको ट्रीट किया है, उसको मैंने एक तरीके से
क्योर किया है, सही किया है, जबकि मैंने उससे ज़्यादा कोई पैसे नहीं लिए, तो वो डॉक्टर के ऊपर सारा का सारा पार्ट होगा। यहाँ पे बोल रहा है एग्रीमेंट वॉइडेबल, तो किसके ऑप्शन पे है, वीकर पार्टी पे। एनी सच कॉन्ट्रैक्ट में बी सेट असाइड आइदर एब्सोल्युटली और अपॉन सच टर्म एंड कंडीशन एज ऑर्डर बाय कोर्ट। तो कोर्ट क्या करेगा, या तो पूरा का पूरा उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा, सेट असाइड का मतलब ये हो गया, या जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसके बेसिस पर क्या कर सकता है, आगे करवा सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, या उसके कुछ पार्ट को कैंसिल कर सकता है, वो कोर्ट के ऊपर है। तो बोल रखा है एग्जाम्पल में ए एक मनी लेंडर है, उसने 1 लाख रुपए दिए बी को एडवांस में, जो कि एक एग्रीकल्चरिस्ट था। आप देख सकते हैं जैसे साहूकार होता है ना, जनरली आपको पता है वो क्या करता है, जो किसान होते हैं उनको एडवांस दे देते हैं। एंड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, आपको पता है कि साहूकार का एक अच्छा प्रभाव होता है गाँवों में, तो वो क्या करते हैं, बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस इंड्यूसेस बी टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड ऑफ ₹2 लाख विद इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर मंथ। तो यहाँ पे एक तरीके से ए ने दिए बी को 1 लाख, लेकिन ए ने अपना अनुचित प्रभाव दिखाते हुए बोला बी को कि आप ये 2 लाख का बॉन्ड एक्सेप्ट कर दो, और उस पर जनरली नॉर्मली आपका इसका मतलब क्या हो गया कि 2 लाख रुपए मुझे देने, ए ऐसा बोल रहा है कि ए आप मुझे, बी को बोल रहा है कि आप मुझे 2 लाख रुपए दो, ए किसको बोल रहा है, बी को, और साथ पे उसका इंटरेस्ट 6% पर मंथ भी हुआ। तो कोर्ट इस जनरली कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। कोर्ट सेट असाइड बॉन्ड ऑर्डरिंग बी टू रीपे ₹1 लाख विद सच इंटरेस्ट एस मे सीम जस्ट। ठीक है, तो उस केस में क्या बोल रहा है कि कोर्ट इस ऑर्डर को कैंसिल कर देगा, ऑर्डरिंग बी टू रीपे ₹1 लाख विद सच इंटरेस्ट एस मे सीम जस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि पुराना ऑर्डर तो कैंसिल हो गया, पुराना जो भी एग्रीमेंट था, वो कॉन्ट्रैक्ट था, वो कैंसिल हो गया, और बी को बोल दिया कि आपने जितना 1 लाख उधार दिया है उसका ही आपको इंटरेस्ट पे करना है और 1 लाख का अमाउंट पे करना है, आपको 2 लाख का अमाउंट और 6% का इंटरेस्ट पे करने की नीड नहीं है। तो जनरली कोर्ट यही बोलेगा। इसी तरीके से देखिए ये भी एक एग्जाम्पल, इसमें क्या बोल रहा है, ए सन हैज़ फोर्स्ड बीज नेम टू ए प्रोमिसरी नोट। यहाँ पे क्या कर दिया, जो ए का बेटा है ए सन, और यहाँ पे ये बी है, तो बी के नाम पे क्या कर दिया, एक तरीके से जाली नाम लिख दिया है, जाली दस्तखत कर दिए, मान के चल लीजिए। यही तो बोल रहा है फोर्स बी नेम टू ए प्रोमिसरी नोट। तो एक प्रोमिसरी नोट में ए के बेटे ने क्या कर दिया, बी का जाली नाम लिख दिया। ठीक है, अब देखिए बी ने धमकी दी ए के बेटे को, बी अंडर थ्रेट ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ए सन ऑब्टेन ए बॉन्ड फ्रॉम ए। तो बी ने क्या कर दिया, बोला कि मैं कोर्ट में चले जाऊंगा क्योंकि आपने मेरा गलत नाम लिख दिया प्रोमिसरी नोट में, जबकि मैं तो आपके साथ ट्रांजेक्शन कर ही नहीं रहा। तो बी ने ए को बोला, क्या बोला, ए को, कि मैं आपके बेटे को जेल में डलवा दूंगा, मैं उसको सज़ा दिलवा के रहूँगा क्योंकि उसने मेरा गलत नाम यूज़ किया है। तो इसलिए बी ने धमकी दी, और बी ने बोला कि चलो मैं कोर्ट में केस नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये बॉन्ड लिखवा देता हूँ उसी अमाउंट का जितना प्रॉमिसरी नोट में अमाउंट लिखा गया है। मतलब मुझे पैसे चाहिए, बी मांग रहा है ए से, कि क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ए के बेटे को बोल रहा है कि मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि बी ने धमकी दी है, किसको, ए को दी है, कि मैं आपके बेटे को जेल में डलवा दूंगा क्योंकि उसने मेरा गलत नाम यूज़ किया है, तो इसलिए आप बॉन्ड एक्सेप्ट कर लो। तो ए ने बॉन्ड एक्सेप्ट कर लिया। फिर देखिए बोला है बी स्यूज ऑन दिस बॉन्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर ए उस बॉन्ड का पैसा नहीं देता तो बी कोर्ट में चले गया। फिर उस केस में क्या है, कोर्ट उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है क्योंकि यहाँ पे बी ने धमकी के थ्रू पर्टिकुलर वो कॉन्ट्रैक्ट करवाया है। ठीक है, बी एक तरीके से क्या बोल रहा है कि ए को बोल रहा है कि मैं आपके बेटे को जेल में सज़ा दिलवा दूंगा, तो इसलिए बॉन्ड एक्सेप्ट कर लो। अब उसके बाद मान के चलिए कि टाइम पीरियड आ गया जिसमें ए ने बॉन्ड का पेमेंट नहीं करा, तो बी ने केस कर दिया क्योंकि बी के पास वो एग्रीमेंट था। तो उस केस में कोर्ट क्या कर सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और बोल सकता है कि आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे बी ने क्या है, थ्रेटन करके, डरा धमका के एक तरीके से इस एग्रीमेंट को पूरा करवाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डरा धमकाने का फॉर्म किसका था, ए के सन का, लेकिन यहाँ पे ए से एग्रीमेंट कराया। ए को तो नहीं डराया था, लेकिन आपको पता है कि वो डोमिनेंट पोजीशन में था इसलिए। तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ में क्या बोल रखा है, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पार्टी हु इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पार्टी। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, जो एक तरीके से डोमिनेंट पोजीशन में, मैंने आपको यही बताया। यहाँ पे आपको मैंने ये भी एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया कि फादर और सन के बीच में एक तरीके से क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ था, जब वो सन क्या था, माइनॉरिटी में था, और फादर ने सन को क्या करे थे, कोई एडवांस अमाउंट दे दिया था, ये मान के चलिए जैसे 1 लाख का। लेकिन जैसे ही सन मेजर हुआ तो उस केस में उस एग्रीमेंट को उसने क्या करवा दिया, 2 लाख का करवा दिया कि मैंने आपको 2 लाख दिए, जबकि रियल में फादर ने सन को 1 लाख ही दिए थे। और जैसे वो मेजर हुआ तो उस एग्रीमेंट को क्या करा दिया, 2 लाख का करवा दिया, कैसे भी करके। तो उस केस में आपको पता है कि जो सन है वो एग्रीड पार्टी है,
तो उसके ऑप्शन पे वो वॉइडेबल है और फादर डोमिनेंट पोजीशन में आ गया। अब देखिए जैसे कोर्ट में केस हुआ तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, फादर के ऊपर होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पार्टी हु इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पार्टी। अगर आप ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखोगे, इस वाले में, ये मैं एक बार थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, एक मिनट। जैसे देखिए आपको ये एग्जांपल दिख रहा है जो मैंने बताया, ए मनी लेंडर, जिसमें आपको बताया कि ए साहूकार है और बी को क्या दिया था, एडवांस दिया था, लेकिन बाद में बॉन्ड कितने का लिखवा दिया, 2 लाख का लिखवा दिया। तो एक तरीके से डोमिनेंट पोजीशन में कौन है, ए। अब बी ने अगर कोर्ट में केस कर दिया और बी ने कोर्ट में जो इस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया और बोल दिया कि बी को ये बोला कि आपको सिर्फ 1 लाख देने की जरूरत है और उस पर जो इंटरेस्ट का पार्ट है वही देने की जरूरत है। तो अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर कोर्ट में केस गया तो ए ही डोमिनेंट पोजीशन में है और ए के पास ही बर्डन ऑफ प्रूफ है, वही बताएगा कि नहीं ऐसा पर्टिकुलर पार्ट नहीं है, 2 लाख का ही लोन लिया था। तो साबित करने का बार ए के ऊपर ही होगा क्योंकि बी तो प्लेंटिफ है और ए डिफेंडेंट है। ठीक, तो यहाँ पे यही है कि ए एक डोमिनेंट पोजीशन में, तो उसके ऊपर ही सारा का सारा बार होगा, प्रूफ करने का बार उसके ऊपर ही होगा। इन केस फॉर अवॉइडिंग ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस द प्लेंटिफ हैज़ टू प्रूव दैट द अदर पार्टी वॉज इन पोजिशन टू डोमिनेट द विल। तो यहाँ पे देखिए बी, जो कि अभी मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया कि ए तो साहूकार है और बी ने लोन लिया था, तो बी है प्लेंटिफ और ए है डिफेंडेंट। अब आपको बताया कि डोमिनेंट पर्सन कौन है, ए है जो कि साहूकार है, और बी कौन है जिसने लोन लिया है, वो एक एग्रीकल्चरिस्ट है, ये मैंने एग्जाम्पल में बताया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा कि अदर पार्टी जो ए है वो डोमिनेंट पोजिशन में थी। ठीक है, ही शी एक्चुअली यूज हिज इन्फ्लुएंस टू ऑब्टेन द प्लेंटिफ कंसेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। और इस ए ने क्या करा, अपने इन्फ्लुएंस का यूज करा। बी क्या बोलेगा कि ए जो पर्सन था साहूकार, उसने अपने इन्फ्लुएंस का यूज़ करा क्योंकि वो वहाँ का साहूकार था, उससे मैंने लोन ले रखा था, उसने मुझे थोड़ा सा क्या करा, अपनी डोमिनेंट पोजीशन का दिखाया दबदबा और मेरे से बॉन्ड साइन करवा लिए। तो उसने अपने इन्फ्लुएंस का यूज़ किया है। तो इसलिए बी ने कोर्ट में यही बोला कि मैं प्लेंटिफ हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, कोर्ट में जो केस कर रहा हूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सामने वाला डोमिनेंट पोजीशन में और सामने वाले ने मुझे क्या करा, इन्फ्लुएंस किया है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है इट विल देन फॉर द डिफेंडेंट टू शो दैट द प्लेंटिफ फ्रीली कंसेंटेड। तो उस केस में डिफेंडेंट यानी ए को दिखाना पड़ेगा कि जो भी प्लेंटिफ है वो फ्रीली कंसेंटेड था, उसने अपनी फ्री में सहमति दी थी, यानी एक तरीके से उसमें कोई एरर नहीं था और मैंने कोई भी अपना अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं दिखाया। यहाँ पे ए को साबित करना पड़ेगा, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ लास्ट में किसके पास होगा, ए के पास ही होगा, क्योंकि बी ने तो केस कर दिया और बी ने बता दिया कि ये सामने वाला डोमिनेंट था और ये मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो लास्ट में ए को ही प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है मिस्टर ए बीइंग इन डेब्ट टू बी द मनी लेंडर ऑफ हिज विलेज कॉन्ट्रैक्ट ए फ्रेश लोन ऑन टर्म विच अपीयर टू बी अनकंसाइनेबल। इट लाइज ऑन बी टू प्रूव दैट कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट इंड्यूस बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। यहाँ पे यही तो बोल रहा है कि ए जिसने बी से लोन ले रखा, आप देखिए उल्टा पार्ट याद रखना, यहाँ पे किसने लोन ले रखा है, ए ने लोन ले रखा है किससे, बी से, याद रख लेना किसने ले रखा है, ए ने लोन ले रखा है बी से। ठीक है, और बी क्या था इस बार, साहूकार, पिछले वाले एग्जाम्पल में उल्टा था, तो इस बार बी मनी लेंडर है और ए लोन लेने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट ए फ्रेश लोन ऑन टर्म विच अपीयर टू बी अनकंसाइनेबल। यहाँ पे याद रखना कि ए ने लोन लिया हुआ था बी से, फिर उसके बाद बी ने क्या करा, बाद में एक नया एग्रीमेंट लिख दिया जिसमें लोन का अमाउंट ज़्यादा हो गया, इंटरेस्ट की रेट ज़्यादा हो गई। तो उस केस में एक तरीके से क्या ए को सही नहीं लगा, ए क्या बोल रहा है, ये तो मेरा शोषण कर रहा है, ये जानबूझ के मुझसे ज़्यादा पैसे लेने की कर रहा है। तो ए ने कोर्ट में केस कर दिया, तो ए प्लेंटिफ हो गया और बी डिफेंडेंट हो गया। तो जो भी फ्री कंसेंट का पार्ट अगर बताना है कोर्ट में तो वो बी के ऊपर ही रहेगा, यानी जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा वो बी के ऊपर रहेगा, क्योंकि बी अपनी एक डोमिनेंट पोजीशन में था, क्योंकि बी था मनी लेंडर और उसने ही एग्रीमेंट को चेंज किया। ठीक है, और सामने वाले ए का शोषण किया। तो यहाँ पे बोल रहा है इट लाइज ऑन बी टू प्रूव दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, कि बी ने कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं दिखाया, बी कोई भी डोमिनेंट पोजीशन में नहीं है, वो बी के ऊपर रहेगा साबित करना। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है अंडर इन्फ्लुएंस कहाँ पे प्रिज्यूम्ड किया जाता है, ये बोल रहा है पेरेंट एंड चाइल्ड के केस में, गार्जियन एंड वार्ड के केस में तो आपको पता है कि ये डोमिनेंट पोजीशन में होंगे, ये डोमिनेंट में होंगे, और ये जनरली एग्रीड पार्टी के फॉर्म में हो सकते हैं जिनका फ़ायदा उठाया गया है। डॉक्टर एंड पेशेंट तो डॉक्टर डोमिनेंट में हो गया, फियांस एंड फियांसी इसमें कोई भी हो सकता है, सॉलिसिटर जनरली तो वही फियांसी होता है। फिर देखिए आपको बोल रहा है सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, तो जनरली किसकी बात कर रहा है, लॉयर एंड क्लाइंट की। तो जनरली वकील क्या करता है, अपने क्लाइंट का फ़ायदा उठा लेता है और अपना गेन देख लेता है, कभी कभी बेनिफिट देख लेता है, तो इस टाइप का एग्रीमेंट करवा देता है। ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, रिलीजियस एडवाइज़र एंड डिसिपल, धार्मिक गुरु हो गया और उसको उसका अनुयायी बोलते हैं ना हिंदी में, यानी उनको फॉलो करने वाला। तो यहाँ पे धार्मिक गुरु हो गया, उनको फॉलो करने वाले उनके भक्त हो गए। पर्दा नशीन वुमेन मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में।
पर यहाँ पे बोल रहा है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस यहाँ जनरली नहीं माना जाता लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के केस में, क्योंकि आपको पता है कि लैंडलॉर्ड क्या है, उसने किराए पे दिया, एक रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है, और टेनेंट ने क्या करा, उस अकॉर्डिंग वो जगह को यूज़ किया हुआ है। जैसे मेरी जगह भी क्या कर रहा है, एक टेनेंट यूज़ कर रहा है, तो मैं कोई इन्फ्लुएंस नहीं दिखा रहा, मेरे को जो अमाउंट मिलता है जनरली मैं ले लेता हूँ, जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल का अमाउंट मिलता है मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने एक एग्रीमेंट किया हुआ है। डेटर क्रेडिटर, इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। हस्बैंड वाइफ देखिए क्या होता है कि म्यूचुअल कोऑपरेशन का रिलेशनशिप होता है, तो इसमें ये नहीं माना जाता कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है कि हस्बैंड वाइफ को दबा रहा है, जनरली ऐसा नहीं देखा जाता। लेकिन पर्दा नशीन वुमेन के केस में आपको मैंने बता दिया कि वो पर्दे में ही रहती है, और एक तरीके से मान के चलिए कि वो इलिटरेट होती है, उसको ज़्यादा समझ नहीं होती, तो वो दबके ही काम कर रही होती है। तो यहाँ पे अगर उसने केस कर दिया तो सामने वाले के ऊपर होगा डिफेंड करना, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, सामने वाले के ऊपर होगा। पेशेंट को लगा कि मुझसे ज़्यादा फीस ले ली गई, तो पेशेंट ने केस कर दिया, तो पेशेंट प्लेंटिफ है और डॉक्टर डिफेंडेंट है, तो डॉक्टर के ऊपर होगा कि मैंने मरीज का इलाज सही किया है, तो वो कोर्ट को बताएगा और वो बोलेगा कि कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस का पार्ट नहीं है, कंसेंट हमारे बीच में फ्री थी, तो वो डॉक्टर को साबित करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, ए हैविंग एडवांस मनी टू हिज सन बी ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी। यहाँ पे ये तो बोल रखा था मैंने एग्जाम्पल में कि ए ने बी को एडवांस दिया, उधार दिया, उसकी माइनॉरिटी के दौरान जब वो 18 से कम था, अपॉन बीज कमिंग ऑफ एज ऑब्टेन, इसका मतलब जैसे ही वो मेजर हो गया, बाय मिसयूज ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस, तो ए ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का यूज़ किया, अपने पेरेंटल इन्फ्लुएंस का यूज़ करा और बी को प्रोवाइड कर दिया, और साथ में क्या बोल दिया, ए बॉन्ड फ्रॉम बी फॉर ए ग्रेटर अमाउंट देन द सम ड्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ द एडवांस। जो भी ए ने बी को एडवांस दिया था, मान के चलिए 1 लाख का, लेकिन जैसे ही बी मेजर हुआ तो उस केस में अपने ए ने क्या करा, उस पेरेंटल इन्फ्लुएंस का यूज़ करा और जो बॉन्ड है वो 1,50,000 का लिखवा दिया। कितने का, 1,50,000 का लिखवा दिया। तो ए एम्प्लॉयज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो यहाँ पे माना जाएगा कि ए ने अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज़ किया है, अनुचित प्रभाव का यूज़ किया है, उसने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का यूज़ किया है। फिर देखिए यहाँ पे ये डॉक्टर पेशेंट से रिलेटेड है, यहाँ पे बोल रहा है ए जो कि एक मैन था, ए मैन एनफिल्ड बाय डिजीज और एज इज इंड्यूस्ड बाय बीज इन्फ्लुएंस ओवर हिम एज हिज मेडिकल अटेंडेंट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देखिए एक पर्सन था जो कि पेशेंट था और बी क्या था, उसका मेडिकल अटेंडेंट था। तो एक एजेड पर्सन था, या मान के चलिए कि उसको कोई बीमारी थी, ये बोल रहा है डिजीज थी, ये तो बोल रहा है। तो यहाँ पे बी क्या कर रहा है, जो मेडिकल अटेंडेंट है वो ए को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल दिया, टू एग्री टू पे बी एन अनरीजनेबल सम फॉर हिज प्रोफेशनल सर्विसेज। तो यहाँ पे जानबूझ के बी ने क्या बोला कि मैंने आपको अटेंड किया है, और जानबूझ के प्रोफेशनल फ़ी के अलावा बहुत ज़्यादा अमाउंट ले लिया ए से। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो एग्रीड पार्टी हुई ए, अगर वो कोर्ट में केस करती है तो बी ने जो फालतू का अमाउंट लिया है वो ए क्या करेगा, बी से वसूल कर सकता है कोर्ट में केस करके। अब यहाँ पे बी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि जो भी फीस ली है वो उसको सही साबित करके बताए कि मैंने प्रॉपर फीस ली है, मैंने फालतू की फीस नहीं ली। तो यहाँ पे बी ने अपना अनड्यू इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय किया है उस पेशेंट के ऊपर। ठीक है, फिर देखिए ये मैं एक बार इरेज कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है अगले एग्जाम्पल में, ये बोल रहा है मिस्टर ए अप्लाइज टू ए बैंकर फॉर ए लोन एट टाइम व्हेन देयर इज स्ट्रिंजेंसी इन द मनी मार्केट। जनरली हम क्या बोल सकते हैं कि लोन आसानी से अवेलेबल नहीं हो रहा था, लिक्विड पोजीशन की शॉर्टेज थी मनी मार्केट में। तो जनरली इस केस में मिस्टर ए ने अप्लाई करा अपने बैंक को लोन के लिए। बैंकर डिक्लाइंस टू द मेक द लोन एक्सेप्ट एट एन अनयूजुअली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंकर ने यानी बैंक ने क्या बोला कि मार्केट में लिक्विडिटी की शॉर्टेज है, मैं आपको लोन दूंगा, लेकिन जो रेट चल रही है ना 10% मार्केट की, वो नहीं दूंगा, मैं तो आपको 14% के अकॉर्डिंग दूंगा, यानी हाई परसेंट पे लोन दूंगा। ए एक्सेप्ट द लोन ऑन दिस टर्म, दिस इज ए ट्रांजेक्शन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का ट्रांजेक्शन है, क्योंकि मार्केट में क्या चल रही थी, स्ट्रिंजेंसी चल रही थी, मतलब मनी की शॉर्टेज थी, लिक्विड पोजीशन की शॉर्टेज थी। तो उस केस में ए ने लोन ले लिया 14% पे, तो कॉन्ट्रैक्ट को अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला नहीं माना जाएगा, याद रखना, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस नहीं है। फिर देखिए अब आ गया फ्रॉड का। फ्रॉड तो नॉर्मल सा सिंपल सा पार्ट है, आपको पता है कि आपने मंगाया एप्पल का मोबाइल, आ गया उसमें पत्थर, आ गया उसमें सैमसंग का मोबाइल। ठीक है, मंगाया एप्पल का, तो जनरली आपसे फ्रॉड हो गया, फ्रॉड हो गया। आपको जो भी उसके जनरली मोबाइल है उसके फैक्ट्स, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की गई थी वो रॉन्ग प्रोवाइड कर दी गई, तो जानबूझ के गलत बताई गई है। एक तो देखो क्या होता है कि हमने गलती से बता दी उसको इन्फॉर्मेशन गलत, वो होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे क्या होता है, जानबूझ के सामने वाले से फ्रॉड किया जाता है। फ्रॉड का मतलब ही क्या हो गया, कपट, धोखा।
तो जानबूझ के मैटरल फैक्ट छुपाए जा रहे हैं ताकि सामने वाले को डिसीव किया जा सके, सामने वाले को नुकसान पहुंचाया जा सके, सामने वाले के साथ फ्रॉड किया जा सके। तो यहाँ पे देखिए ये तो बोल रहा है एनी फॉल्स स्टेटमेंट और विलफुल कंसीलमेंट ऑफ मैटरल फैक्ट। तो यहाँ पे जानबूझ के क्या गलत स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं या जानबूझ के मैटरल फैक्ट को छुपाया जा रहा है टू डिसीव एनी पार्टी, तो सामने वाली पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, यहाँ पे यही बोल दिया कि जानबूझ के एक्टिव फैक्ट्स जो भी हैं उनको चुराए गए, उनको छुपाया गया। कंसीलमेंट का तो मतलब यही होता है, तो छुपाया गया। ए प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, एक प्रॉमिस किया गया लेकिन इंटेंशन क्या थी कि हम उसको परफॉर्म नहीं करेंगे। डेलिब्रेट फॉल्स स्टेटमेंट, जानबूझ के गलत स्टेटमेंट बोले गए। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, जानबूझ के नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ एक्ट किए गए। एनी अदर एक्ट और ओमिशन विच इज़ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड फ्रॉडलैंड बाय लॉ, तो जो लॉ के अकॉर्डिंग जानबूझ के बोले गए हैं कि ये धोखे से रिलेटेड है, वो कुछ टाइप के अगर हमने एक्ट कर दिए या जानबूझ के हमने क्या कर दिया, कुछ काम नहीं करा, तो एनी अदर एक्ट और ओमिशन विच इज़ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड फ्रॉडलैंड बाय लॉ। एसेंशियल एलिमेंट फ्रॉड के क्या बोल रखा है, फ्रॉड मस्ट बी कमिटेड विद द नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिटी और विदाउट बिलीफ इन इट्स ट्रूथ। तो जनरली जो भी फ्रॉड किया गया हमें पता है कि उसमें क्या कमी थी, वो सामने वाले को पता है जो फ्रॉड कर रहा है। आपको पता है कि अगर आपके पास एप्पल का मोबाइल आया और सामने वाले ने सैमसंग दे दिया उसमें, तो उसको पता है कि वो जानबूझ के फ्रॉड कर रहा है। आपको ब्रांडेड माल में अनब्रांडेड चीज़ दे दी, ये तो पार्ट हो गया। आपको पता है कि जैसे आपने एलईडी मंगाई किसकी, सैमसंग की, और उसमें चाइनीज़ टीवी आ गई, यानी एक तरीके से अनब्रांडेड टीवी आ गई जिसमें सैमसंग क्या लिखा हुआ है, ऊपर ऊपर से लिखा हुआ है, यानी एक तरीके से आपको चूना लगा दिया गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपके साथ धोखा किया गया है, कपट किया गया है, और बोल रहा है और विदाउट बिलीफ इन इट्स ट्रूथ। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि सामने वाले को पता है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सच नहीं है, ठीक है, और वो उस पर बिलीफ नहीं कर रहा। यहाँ पे देखिए एक रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे देखिए मान के चलिए कि एक सेल्समैन है, वो क्या कर रहा है, आपको बाइक दिखा रहा है, तो आपने उससे एवरेज पूछी, तो उसने बोला कि जैसे 50 किलोमीटर पर लीटर की क्या करता है ये एवरेज देगी बाइक, आपको ऐसे बोल दिया, ठीक है। लेकिन अब देखिए उसने जाने अनजाने में यानी गलती से उसको लग ही रहा था सेल्समैन को कि 50 किलोमीटर पर लीटर है, उसको ध्यान नहीं था, उसने 50 किलोमीटर बोल दिया, जबकि सच्ची में क्या थी, 40 किलोमीटर पर लीटर थी। तो उसने गलती से बोला, हम ये बोल सकते हैं, तो उसने मिस रिप्रेजेंट कर दिया, उसने कोई फ्रॉड नहीं करा। लेकिन अगर उसको पता था कि उसकी एवरेज तो सिर्फ 30 किलोमीटर पर लीटर है, लेकिन वो जानबूझ के अपनी बाइक बेचना चाहता था ताकि सेल्समैन को कमीशन मिल सके, तो उसने बता दिया हाँ सर 50 किलोमीटर पर लीटर है, आप इसको खरीद लीजिए, जबकि उसको पता था कि 30 किलोमीटर पर लीटर या 40 किलोमीटर पर लीटर ये एवरेज देती है। तो उसने जानबूझ के क्या बता दिया, गलत बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर जानबूझ के उसको पता है कि उसका ट्रुथ क्या है कि वो 30 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है, पर जानबूझ के गलत बता दिया कि 50 किलोमीटर देती है, 60 देती है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, सामने वाले ने फ्रॉड किया है। तो यहाँ पे ये बोला है फ्रॉडलेंट एक्ट मस्ट एक्चुअली डिसीव द अदर पार्टी। तो ये फ्रॉड क्यों किया है, ताकि सामने वाले को नुकसान पहुँच सके। पार्टी सब्जेक्टेड टू फ्रॉड मस्ट हैव सफर्ड सम लॉस, तो यहाँ पे यही बोल दिया कि जिसके अगेंस्ट फ्रॉड किया है उसको कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। अब कंसीक्वेंसेस क्या होंगे, आपको पता है कि जिस पार्टी को डिसीव किया गया है, जिसके साथ फ्रॉड किया गया है, उसके ऑप्शन पर वो वॉइडेबल है। तो अभी आपने देखा कि कोवर्जन के केस में, अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में और फ्रॉड के केस में क्या होता है, जो वीकर पार्टी होती है, जो एग्रीड पार्टी होती है, उसके ऑप्शन पर वो वॉइडेबल होता है। डिसीव्ड पार्टी कैन अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट विद इन रीजनेबल टाइम एंड क्लेम डैमेजेस। डिसीव पार्टी जिसको नुकसान हुआ है, जो एग्रीड पार्टी है, वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है रीजनेबल टाइम में और डैमेज क्लेम कर सकती है, या डिसीव पार्टी कंटिन्यू कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। ही कैन इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंडीशन दैट ही शैल बी पुट इन पोजिशन इन विच ही वुड हैव बीन हैड रिप्रेजेंटेशन मेड हैव बीन ट्रू। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब कि यहाँ पे उसको इंसिस्ट किया जा सकता है परफॉर्मेंस करने के लिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, यानी जो भी कंडीशन है उसको पूरी करने के लिए ये बोला जा सकता है कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर लीजिए, क्योंकि आप उस पोजीशन में उस वक्त थे कि जो रिप्रेजेंटेशन हमने दी थी वो एक तरीके से ट्रू ही लग रही थी, जो भी हमने रिप्रेजेंटेशन दी थी आपको वो ट्रू ही लग रही थी। उस तरीके से मान के आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकते हो। अब वो डिसीड पार्टी के ऊपर है कि वो ऑप्शन को क्या करे, कंटिन्यू करे, यानी कॉन्ट्रैक्ट को क्या करे, कंटिन्यू करे, या कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दे, कैंसिल कर दे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है डिसीड पार्टी कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन आइदर टू अवॉइड और टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट ओनली वंस, तो एक बार ही कर सकता है। तो बोल रहा है एक्सरसाइज द ऑप्शन आइदर टू अवॉइड, या तो कैंसिल कर सकता है या कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन एक ही बार। फिर देखिए क्या बोल रहा है, वेदर साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड,
तो जनरली ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ कंडीशन है जिसमें साइलेंस को फ्रॉड माना जाता है। लेकिन नॉर्मली क्या बोल रहा है कि साइलेंस को फ्रॉड नहीं माना जाता, क्योंकि आप क्या करते हो, कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो, कोई भी पर्टिकुलर ग्रॉसरी आइटम खरीदने जा रहे हो, तो उसमें सब कुछ लिखा होता है। आपने उससे पूछा कि इसमें जनरली ये मिलेगा, तो उसने हाँ बोल दिया, या उसने चलो मान के चलिए हाँ बोल दिया तो बात अलग है, उसने साइलेंस रखा, कुछ भी नहीं बोला, तो आपने मान लिया कि हाँ है, फिर बाद में उसमें वो चीज़ मिली नहीं, तो आप ये नहीं कि उस पर केस कर सकते हो, क्योंकि देखिए ये बोल रहा है वेदर साइलेंस अमाउंट फ्रॉड, तो उसमें क्या आता है, कैविएट एम्प्टर का केस आता है कि क्रेता सावधान रहे, तो आपको खुद को सावधान रहना है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज होल ट्रूथ टू अदर पार्टी। ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन, उनके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो सारा का सारा ट्रूथ दे सके। एक पर्टिकुलर केस था जिसमें आपको ये बता रखा है कि मैं आपको बताया था एग्जाम्पल के फॉर्म में कि ए ने बी को क्या करे, पिग बेचे, सुअर। अब उसको ए को पता था कि जो पिग थे ना वो बीमार थे, एक ऑक्शन हो रही थी, सेल हो रही थी, उसमें ए ने बी को पिग बेचे और उसको पता था कि जो पिग है ना वो बीमार थे और बी ने उनको खरीद लिया। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं था कि ए बी को बताए कि जो पिग है वो बीमारी से सफ़र कर रहे थे, ये बताना जरूरी नहीं था। तो उस केस में साइलेंस कभी भी फ्रॉड नहीं कहलाता, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया था। देर इज़ नो ड्यूटी टू स्पीक इन सच केसेज एंड साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, तो ए की कोई ड्यूटी नहीं थी। सिमिलरली देर इज़ नो ड्यूटी टू डिस्क्लोज फैक्ट्स विच आर विद इन नॉलेज ऑफ बोथ पार्टी। लेकिन देखिए अगर ये भी होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि ए ने बोला कि पिग बीमार थे, या हम बोल सकते हैं कि बी को पता था, ए ने कुछ भी नहीं बोला लेकिन बी को पता था कि जो पिग है वो देखने से लग रहे हैं कि बीमार है, लेकिन बी ने फिर भी खरीद लिए। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या है कि फैक्ट को डिस्क्लोज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ए को भी नॉलेज है और बी को भी देखने से पता चल गया, क्योंकि बी को इतना एक्सपीरियंस था तो उसको देखने से पता चल गया पिग बीमार है, लेकिन उसको सस्ते में मिल रहे थे इसलिए उसने खरीद लिए। बाद में ये नहीं बोल सकता कि पिग बीमार दे दिए मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा, ऐसा नहीं है, तो वो जनरली फ्रॉड नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ ए पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इज नो फ्रॉड। मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ ए पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड, तो जनरली ये बोल रखा था। लेकिन फॉलोइंग केसेस में साइलेंस को फ्रॉड कहा जा सकता है, क्योंकि पर्सन साइलेंट है तो आपको पता है कि फ्रॉड नहीं है, लेकिन इन केसेस में साइलेंस अगर है पर्सन की तो फ्रॉड हो सकता है, जहाँ पे उसकी ड्यूटी टू स्पीक है, यानी बोलने की ड्यूटी बनती है, दायित्व बनता है। वेयर इट इज़ ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड। इसमें दे रखा है ओब्रिमई फिडाई, इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसका मैं एग्जाम्पल आपको बता सकता हूँ। देखिए जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में मानिए कि एक शेयर होल्डर है, क्या है, शेयर होल्डर, और बी जो है वो ब्रोकर है। ठीक है, तो ए ने यानी शेयर होल्डर ने ब्रोकर को बोला कि मेरे भी आप पे शेयर आप ये खरीद लो, बाय कर लो। ठीक है, अब बी को लगा कि यार इस पे तो बेनिफिट ज़्यादा है कि अगर मैं किसी और के थ्रू खरीदूंगा इससे अच्छा मैं अपने शेयर ही बेच देता हूँ। तो जो ब्रोकर है ना उसके पास खुद के शेयर पड़े थे, उसने क्या कर दिए, ए को बेच दिए और उस पर बेनिफिट उठा लिया। क्या उठा दिया, फ़ायदा उठा दिया। तो ब्रोकर ने क्या कर दिया, उस ए से फ़ायदा उठा दिया कि बी के पास, यानी ब्रोकर के पास खुद के शेयर थे, उसने खुद के शेयर ही बेच दिए और ए से फ़ायदा उठा दिया। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या कर रहा था, अटमोस्ट गुड फेथ में काम कर रहा था बी के साथ, और बी ने उसका फ़ायदा उठा दिया। तो ए चाहे तो उस एग्रीमेंट का यानी कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकता है, वो उसके ऊपर है, और चाहे तो वो बी को क्या बोलेगा कि जो भी आपने बेनिफिट मुझसे उठाया है वो आपको मुझे देना पड़ेगा, जो भी आपने एक्स्ट्रा फ़ायदा मुझसे उठाया, मैं एग्रीमेंट कंटिन्यू कर सकता हूँ, ए ने ऐसे बोला कर लेता हूँ चलो, लेकिन जो भी बेनिफिट उठाया आपको पे करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ए के ऑप्शन पे ए उस क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। तो इस केस में देखिए जो साइलेंस है वो फ्रॉड माना जाएगा कि बी का साइलेंस था। बी ने देखो क्या कर दिया कि खुद ने बेच दिए खुद के शेयर, ये नहीं कि किसी और के शेयर बेचे, बी ने खुद के शेयर बेनिफिट पे बेच दिए। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या हुआ है, ए के साथ धोखा हुआ है, ऐसे बोल सकते हो आप। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है सेकंड, साइलेंस बाय इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, फ्रॉडलेंट साइलेंस ये कहलाता है। तो बोल रहा है साइलेंस बाय इटसेल्फ मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल जो है थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे बी ए को बोल रहा है, याद रख लेना, B says to A that if you do not deny it, I shall assume that horse is sound and A says nothing। देखिए B ने A को बोला कि अगर आप डिनाई नहीं करोगे तो मैं यही मानूंगा कि हॉर्स साउंड है। जैसे B ने A से बोला कि ये हॉर्स सही है क्या, A ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, ये हॉर्स सही पोजीशन में है या नहीं है, यानी साउंड है या अनसाउंड माइंड का है, वो पूछ लिया B ने A से, लेकिन A ने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। तो हेयर A साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच। तो यहाँ पे B को क्या लग गया कि वो साउंड ही है।
ठीक है। अब उसके बाद अगर वो अनसाउंड माइंड का रहता है तो उस केस में बी केस कर सकता है और जनरली वो फ्रॉड का केस माना जाएगा, क्योंकि बी ने ए से कंफर्म कर लिया था, याद रखना, बी ने ए से कंफर्म कर लिया था कि ये सही है या नहीं है। ठीक, अब देखिए ए का जवाब देना बनता था लेकिन ए ने जवाब नहीं दिया तो वो साइलेंट रहा। उस केस में आपको पता है कि एक तरीके से ए ने सहमति दे दी थी कि हाँ ये साउंड है, ये सही माइंड का है। थर्ड, वेयर देर इज अ चेंज इन सर्कमस्टेंसेज आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया गया उसके बाद सर्कमस्टेंसेज में चेंज हो गए। व्हेन देर इज अ हाफ ट्रूथ व्हेन द डिस्क्लोज्ड पार्ट रेंडर्स द डिस्क्लोज्ड पार्ट फॉल्स, तो ये बोल रहा है कि जब उसमें हाफ ट्रूथ है, व्हेन द अनडिस्क्लोज्ड पार्ट रेंडर्स द डिस्क्लोज्ड पार्ट फॉल्स, तो जो अनडिस्क्लोज पार्ट है वो डिस्क्लोज पार्ट को गलत साबित कर देता है। मैं इतना डिटेल में कवर नहीं कर रहा क्योंकि आपको पता है कि वो आप लॉ वाले केस में कवर करते हो, या आप देखिए यूट्यूब पे और भी वीडियो देखेंगे तो आपको सेपरेटली इसका पार्ट मिल सकता है, लेकिन हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप देखिए अपने एमसीक्यूज जो आते हैं तो उसमें अपने ऊपर ऊपर के पॉइंट ही जनरली आ जाते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगा मैंने आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको कवर करवा दिया है। अब देखिए नोट में लास्ट में क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ फ्रॉडलेंट साइलेंस and misrepresentation contract is not voidable if party whose consent was so obtained had the means of discovering the truth with ordinary diligence। देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एग्रीड पार्टी है, अगर वो नॉर्मल तरीके से भी ट्रुथ का पता कर सकती थी तब वो उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल नहीं होगा। जो भी एग्रीड पार्टी है उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल कब नहीं होगा, अगर वो नॉर्मल तरीके से ऑर्डिनरी डिलीजेंस से, मतलब नॉर्मल तरीके से नॉर्मल इफेक्ट से देख सकती थी, उसको सामने से पता चल जाता, फैक्ट्स को वो सर्च कर सकती थी। जैसे देखिए आपको पता है कि आप मोबाइल लेते हो तो आप सारे के सारे क्या करते हो, खुद ही फैक्ट सर्च कर लेते हो। अब आप देखोगे कि किसी कंपनी ने गलती से क्या कर दिया, अपनी साइट में जो 4 GB की जगह क्या कॉन्फ़िगरेशन बता दी, 8 GB बता दी और उस अकॉर्डिंग आपने मोबाइल ले लिया, लेकिन आपको पता है कि पूरी दुनिया में उस मोबाइल की स्पेसिफिकेशन पता है कि 4 GB रैम और 64 GB है, लेकिन गलती से कंपनी ने 8 GB बता दिया और उस तरीके से आपने ले लिया। तो आप नॉर्मल ऑर्डिनरी डिलीजेंस से उस ट्रुथ का पता चला सकते थे, ये नहीं है कि उसमें कोई फैक्ट को छुपाया गया है, वो तो गलती से हो गया एक तरीके से। तो यहाँ पे बोल रहा है कि चाहे वो फ्रॉडलेंट साइलेंस हो या मिस रिप्रेजेंटेशन का पार्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा क्योंकि आप सामने नॉर्मल ऑर्डिनरी डिलीजेंस से उसको पता कर सकते थे। अब देखिए अगली वीडियो में आएगा आपका मिस रिप्रेजेंटेशन का पार्ट और साथ में मिस्टेक का पार्ट। फिर देखिए आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। इस तरीके से पार्ट बचे हुए हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा कि 4 से 5 वीडियो में आगे आपके सारे पार्ट कवर हो जाएंगे, क्योंकि अराउंड मैंने इसके 26 पेज कवर किए हैं। और ये नहीं कि मैं जैसे सीए फाउंडेशन या उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा पार्ट कवर कर रहा हूँ, जैसे नेट के अकॉर्डिंग दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सारा पार्ट कवर किया है। मैंने इतने एग्जाम्पल कवर नहीं करे, लेकिन बीच बीच में मैं आपको एग्जाम्पल बताता रहता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।